सहायक जनन प्रौद्योगिकी बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, अगर इंग्लिश कहें तो इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अर्थात ART। तो इन पर चर्चा करते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नॉलेज भी इस पार्ट में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बंध्यता के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पुरुष और महिलाएं होती हैं अर्थात जो लड़के और लड़कियां होती हैं, उनमें जब यौन आरंभ होता है तो जो हार्मोनल क्रिया होती है, हार्मोनल रिएक्शंस होती हैं, जिनके कारण जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं अर्थात जननांग होते हैं, उनका विकास प्रारंभ होता है और यौन आरंभ में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है प्रक्रिया और वहीं पुरुषों में ये लगभग 14 वर्ष से प्रारंभ होती है। 14 से लेकर 18 तक पुरुषों के लिए और वहीं 12 से लेकर 16 तक महिलाओं के लिए ये स्टेज अर्थात जो यौन आरंभ की स्टेज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ऐसी स्टेज में चूँकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और बहुत ज़्यादा स्रावित होते रहते हैं, तो हार्मोनल कंट्रोल ना होने के कारण बहुत सारे गलत स्टेप उठा लिए जाते हैं लड़के और लड़कियों के द्वारा। अर्थात जैसे जननांगों के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ अगर लड़कों के विषय में करें तो बहुत एक गंदी लत लग जाती है जिसे हस्तमैथुन कहते हैं, जिसके कारण उनके जो जननांग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे दुर्बल हो जाते हैं। और ऐसे जब भी ये दंपति बनते हैं अर्थात जब उनकी शादी होती है तो ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। मेरी बात आई थिंक आप जरूर समझ रहे होंगे। तो ऐसे लोग जब शादी होती है, विवाह होता है, तो इसके बाद वो दंपति नहीं बन पाते हैं और ऐसे ही लोगों को समाज क्या कहता है, वांझ बोलता है अर्थात इनफर्टाइल बोलता है, क्योंकि ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही महिलाओं में भी बहुत सारी समस्या हो जाती है यौनारंभ के समय। अगर किसी भी प्रकार से जननांगों से छेड़छाड़ हुआ है अर्थात या साफ सफाई में ध्यान नहीं हुआ है तो संक्रमण होने का खतरा होता है और ये भी आगे चलकर समस्या को क्या करता है, उजागर करता है। तो बात करते हैं अगर हम बाध्यता की ओर, तो बाध्यता क्या होती है, मानव समाज में कुछ ऐसे दंपति होते हैं और आपने जरूर देखा होगा, हालांकि ऐसे लोगों का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि अब आप समझ ही सकते हैं ये अक्षमता जो है ये बिल्कुल भी मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। अर्थात इनको हेल्प करना चाहिए ऐसे लोगों का। अगर आपको कुछ भी हेल्प आप कर पाते हैं, सही डॉक्टर की सलाह दे पाते हैं या सही तकनीकी आप बता सकते हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं। इसीलिए ये पार्ट आप पढ़ रहे हैं जिससे विगत भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो जो भी फ्रेंड्स हैं उन सब में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे कि मानव समाज में कुछ ऐसे दंपति होते हैं जो संतान उत्पत्ति करने में असफल रहते हैं। अर्थात आसपास आपने देखा होगा कि विवाह हो गया, 5 साल हो गया और बच्चे पैदा नहीं हुए। अब जब उनसे कोई पूछता है तो वो बहाना करते हैं कि अभी हम बच्चे नहीं चाहते हैं, या जबकि ऐसा कोई दंपति नहीं होता है जो विवाह के 5-10 साल तक बच्चे ना चाहे। हर दंपति का यही सपना होता है विवाह के बाद कि वो बच्चे पैदा करेगा, लेकिन अगर 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, अगर बच्चे नहीं हुए तो वो असफलता ही है। और आगे बात करें तो ऐसे दंपतियों को लोग क्या कहते हैं, बांझ अर्थात इनफर्टाइल कहते हैं, तथा इस अक्षमता को क्या कहा जाता है, बांझपन कहा जाता है अर्थात इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो बात समझ आ गई आपको कि ऐसे दंपति जो संतान उत्पत्ति करने में असफल होते हैं, अक्षम होते हैं, उनको कहा जाता है बांझ और इस अक्षमता को ही कहते हैं बांझपन। अब बांझपन एक विटामिन की कमी से भी होता है। उस विटामिन का अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें कि किस विटामिन की कमी से बांझपन हो जाता है या नपुंसकता हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि बांझपन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों में बांझपन का क्या कारण होता है। देखिए बांझपन जो है हमने इससे पहले भी अभी आपको बताया कि जब यौनारंभ होता है तो जो हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे में ब्रेन अर्थात दिमाग पर विचारों में जो संयम है वो नहीं रख पाता है इंसान और बहुत सारी गलतियां कर देती हैं और गलतियों की वजह से जननांग का विकास सही से नहीं हो पाता और यही आगे चलकर समस्या को उत्पन्न कर देता है। मेरी बात आप तक जरूर पहुंच रही होगी। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो यस सर लिख सकते हैं कमेंट में। तो सबसे पहली होती है वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या। चूंकि
हस्त मैथुन जैसी जो बहुत बड़ी बीमारी है, कह सकते हो मानसिक बीमारी है, तो ऐसी बीमारी से क्या हो जाता है, धीरे 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 स्पर्म काउंट जो होता है पुरुषों में वो वीर्य का कम हो जाता है। या कुपोषण के कारण भी ऐसा हो सकता है कि पता चले यौनारंभ है और अच्छे पोषण की ज़रूरत है और पोषण सही नहीं है। या एक और कारण होता है बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से, बहुत ज़्यादा कसे कपड़े पहनने से भी स्पर्म मर जाते हैं, अर्थात डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ साथ में बहुत अधिक वर्क करना भी स्पर्म के लिए दिक्कत करता है। साथ साथ में क्या कहते हैं, तनाव जो होता है वो भी स्पर्म काउंट को कम करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्पर्म काउंट कम कैसे होते हैं। तनाव है, अनिद्रा है, कसे कपड़े पहनना, बहुत अधिक वर्क करना और हस्त मैथुन, ये कारण होते हैं किसके, ये कारण होते हैं स्पर्म काउंट के कम होने के। हस्त मैथुन का एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो होता है लिंग का दुर्बल हो जाना। पुरुषों ऐसे जो हस्त मैथुन करते हैं उनके जो लिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं और आगे चल करके वो तो बहुत ज़्यादा समस्या से घिर जाते हैं ऐसे। इसीलिए भारत में समस्या बहुत बड़ी है, इस पर आवाज़ बहुत कम उठाई जा रही, जबकि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए आपने देखा होगा रोड पर या कहीं भी चलते हुए हाकिम एम साकिब या दुनियादारी बाबा बंगाली या बाबा ऐसे दुनियादारी लिखा रहता है कि गुप्त रोग का इलाज कराएं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे रोगियों को खूब हचक के ठगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई इलाज नहीं होता है। इलाज तभी आपको मिलेगा जब आप एक अच्छे चिकित्सालय या एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि ये बाबा चूरन दे करके आपको इलाज कर सकते हैं। तो चूंकि गुप्त रोग है तो इससे इसकी सूचनाएं लोग गुप्त रखते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया गुप्त रोग। अगर कोई रोग है आप उसको गुप्त रखते हैं तो समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। अब ये पुरानी मानसिकता थी कि ऐसे रोगों को गुप्त रखा जाता था, लेकिन आधुनिक मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर आपका है, अंग आपके हैं और जिम्मेदारी भी आपकी ही है। बात समझ में आ गई। तो बात करते हैं पुरुषों में बांझपन का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले कारण हमने बताया कि वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या, क्योंकि लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए। अब जब स्पर्म काउंट बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही 1% बचते थे, है ना, योनि मार्ग में क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। अब पता चले बहुत कम है तो उसमें से समस्या तो आ ही जाएगी। और अगला कारण होता है कमजोर लिंग के कारण मैथुन अक्षमता। हमने कहा अगर लिंग ही कमजोर है, वो इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, अर्थात कड़ा ही नहीं हो रहा है, तो जब कड़ा ही नहीं होगा तो वो पुरुष मैथुन क्रिया कर ही नहीं सकता। अब जब मैथुन क्रिया नहीं कर सकता अर्थात उसका लिंग जो है वो वेजाइनल मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर पाता या इरेक्ट ही नहीं हो पाता, तब समस्या क्या आ जाएगी, तो स्पर्म तो जा ही नहीं सकते। और ऐसे लिंग से स्पर्म की जो काउंट होती है वो भी बहुत कम निकलती है या वीर्य निकलता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात मैं आज कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। युवाओं में समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसीलिए आगे चल करके ये समस्या बड़ी हो जाएगी। और इसमें क्या कहते हैं, जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं कि लोग इनको बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं। समस्याओं को हाइड करने से समस्याएं बढ़ती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। तो अगला कारण देखते हैं, तो शुक्राणुओं की कम संख्या, शुक्राणुओं में गति की कम क्षमता, ये 2 बार लिख गया है तो एक ही बार लिखना है आपको। शुक्राणुओं में गति की कम क्षमता, अर्थात जो शुक्राणु हैं उसमें मूवमेंट की कम क्षमता है। अब अगर मूवमेंट की कम क्षमता होगी तो वो मूवमेंट बहुत स्लो करेंगे और तब तक क्या हो जाएगा, जो अंडा है वो निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थात वो फर्टिलाइजेशन के सक्रिय नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, और वहाँ तक पहुँचने का कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में ये भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन होना बहुत मेन होता है प्रेगनेंसी के लिए। अब आगे बात करते हैं शुक्र वाहिकाओं में शुक्राणुओं के मार्ग का बाधित होना, अर्थात जो शुक्र वाहिकाएं हैं उनमें ब्लॉकेज होना, कि कहीं पर पचकी हुई है या कहीं पर फूली हुई है या सूजन है, तो उससे क्या होता है, स्पर्म ही रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हमने बात कर लिया पुरुष में बांझपन का क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण हमने बताया कि जब ध्यान नहीं देते हैं लोग तो ऐसे में उनमें समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं और आगे चल के उनका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। साथ साथ में जो लिंग था वो इरेक्ट नहीं हो पाता,
पेनिट्रेट नहीं हो पाता वेजाइनल मार्ग में, और ऐसे में संभोग क्रिया ही संभव नहीं हो पाती। तो आगे की बात तो बहुत दूर की है। साथ साथ में बात करते हैं तो शुक्राणुओं की गति का कम जमता, अर्थात उनमें गति बहुत स्लो रहती है। और शुक्रवाहिकाओं में शुक्राणु के मार्ग का बाधित होना, शुक्रवाहिकाओं में शुक्राणुओं के मार्ग का बाधित होना, किसी भी कारण से ब्लॉकेज हो जाता है। अब इन सबको तो दूर किया जा सकता है। जैसे ब्लॉकेज है तो उसको डॉक्टर कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कई लोगों के करीब शादी विवाह के 6-7 साल बाद बच्चे हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा इलाज कराया, और डॉक्टर सबसे पहले इलाज में क्या करता है, पुरुष की ओर ध्यान देता है और सबसे पहले उसका वीर्य निकलवाता है और उसमें से स्पर्म काउंट को देखता है कि स्पर्म काउंट सही है। अगर स्पर्म काउंट सही है तब वो आगे चल करके महिला पर जांच प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तो अगली बात करते हैं महिलाओं में बांझपन का कारण। तो महिलाओं में एक वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जो होता है वो सबसे 40% जो पुरुष होते हैं जो बांझपन है, अर्थात कुछ ही लोग बांझ होते हैं, तो इसमें से 40% बांझपन का कारण पुरुष होता है, 40% क्या होती है, महिलाएं होती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये है। तो आगे बात कर रहे थे महिलाओं में बांझपन का कारण होता है अंडाशयों में अंडजनन। अंडजनन में कोई फॉल्ट है, अर्थात अंडा सही से नहीं बन पा रहा है। अंडजनन की प्रोसेस हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो अंडाशयों में अंडजनन एवं अंडोत्सर्ग की गड़बड़ियां हैं, पता चले ओवुलेशन सही से हो ही नहीं पा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। आगे है गर्भाशयी नालों एवं गर्भाशय की असाधारण संरचना, अर्थात जो गर्भाशय है अगर उसकी संरचना सही नहीं है तो उसमें भ्रूण का रोपण नहीं हो पाएगा या वीर्य सही से वहां पहुंच ही नहीं पाएगा इस पर, और समस्या हो जाएगी। गर्भाशय नली जो है उसमें भी अगर समस्या है, कुछ भी असाधारण आकार है तो स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा ओवा तक, और निषेचन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, और ऐसे लोग, समाज क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को बांझ कहने लगेंगे। अगला है गर्भाशय में सूजन। ये सबसे पहला कारण होता है या सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है कि जो डॉक्टर होते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्रस की जो सूजन है, स्वेलिंग है, उसको चेक करते हैं कि क्या यूट्रस में सूजन तो नहीं है। क्योंकि अगर यूट्रस में सूजन होगा तो जो भ्रूण है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात रोपण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इलाज किसका होता है, यूट्रस के सूजन का होता है। अब अगर यूट्रस में सूजन नहीं है तो वो लोग चेक करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब भी बहुत लोगों की ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे में विभिन्न टेक्निक के द्वारा फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है और उसके ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाता है, और इस प्रोसेस में 3 से 4 मंथ का टाइम लग जाता है, और इसके बाद उसका ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये बात हो गई गर्भाशयी नालियों एवं गर्भाशय की असाधारण संरचना, साथ साथ में गर्भाशय में सूजन, और इसके बाद जो कारण था वो था गर्भाशय एवं योनि में संक्रमण। किसी प्रकार की साफ सफाई न रखना या गलत प्रकार से संभोग करने से संक्रमण हो जाता है। जब संक्रमण हो जाएगा तो स्पर्म नष्ट होने लगेंगे और एम्ब्रियो का निर्माण ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ये भी बड़ी समस्या है। तो आई थिंक ये बातें आपको पता चल गई कि मनुष्यों में बांझपन कैसे होता है, क्यों कारण होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्त्रियों में बांझपन 2 श्रेणियों में होता है। सबसे पहली है प्राथमिक बांझपन, इसमें विवाह के बाद गर्भधारण ही नहीं होता, अर्थात निषेचन ही नहीं होता है और भ्रूण का निर्माण ही नहीं होता है। तो ये प्राथमिक हो गया। और द्वितीयक होता है कि इनमें जो है वो गर्भधारण तो होता है लेकिन वो गर्भ टिकता नहीं है, अर्थात समय से पहले ही क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, स्वतः ही एबॉर्शन हो जाता है। तो द्वितीय बांझपन में इसमें स्त्री गर्भवती तो हो जाती है, प्रेग्नेंट तो हो गई, पता चले खुशियां आ गई घर में कि हाँ पिता बनने वाले हैं या माँ बनने वाली है, लेकिन पता चले तीसरे महीने या चौथे महीने या दूसरे महीने में ही एबॉर्शन अपने आप हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय है। तो इसमें स्त्री तो गर्भवती तो हो जाती है परंतु गर्भ पूरे समय तक टिकता नहीं और बीच में ही गर्भपात हो जाता है। तो ये बात आपको जरूर समझ आ चुकी होगी मनुष्य में बांझपन, इससे कोई समस्या तो नहीं है। आप लिखें कमेंट में कि सर 100% क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बात करते हैं। चूंकि हमने ये भी विषय बता दिया आपको कि समस्या का कारण क्या होता है, इस समस्या का सबसे एक तरीका आपको बता देते हैं। इस समस्या का बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जब आप पढ़ रहे होंगे, चूंकि ये उम्र पढ़ने की है, तो सिर्फ और सिर्फ
पढ़ने के बारे में ही सोचिए। पढ़ने के बारे में आप सोचेंगे, ये पढ़ने की उम्र है। आगे चल के जब आपका प्रजनन काल चलेगा, आप आराम से प्रजनन करेंगे और फर्टाइल कहलाएंगे, अर्थात बच्चों और संतानों को उत्पन्न करेंगे। और कई विधियां भी उसकी हमने बताई कि जब आप चाहेंगे कि संतान उत्पन्न नहीं करना है तो उसमें से किसी न किसी विधि का इस्तेमाल भी आपको करना है, लेकिन समस्याओं से बच के रहना है। इसीलिए ये जानकारी आपके सिलेबस में डाली गई है, जिससे आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके। अब आगे बात करते हैं कि जो ये बांझपन है इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले तो इसके लिए चिकित्सालय खोले जाते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, और उसमें स्पेशल सेक्सोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो ध्यान देते हैं और वो ट्रीटमेंट करते हैं इन लोगों का। अर्थात अगर मेल में प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है तो उसकी दवा देते हैं, या फीमेल में ब्लॉकेज है तो उसकी दवा देंगे। मतलब दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं और लगभग लंबी प्रोसेस चलती है। अगर ट्रीटमेंट में बहुत सारे रोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन पता चले कोई ऐसा रोग है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वही टेक्निक कहलाती है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो अब हमारी अगली हेडिंग होगी सहायक जनन प्रौद्योगिकी, अर्थात ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो बाध्यता के निवारण के लिए बाध्यता चिकित्सालयों की व्यवस्था होती है, अर्थात इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स का निर्माण होता है, और हर जिले में ऐसे डॉक्टर्स जरूर होते हैं जो इन रोगों का इलाज करते हैं। और इसके बाद कुछ रोगों का उपचार तो संभव हो पाता है, जिसमें कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों को स्वस्थ शिशु उत्पन्न करने की सहायता की जाती है। इनके हेल्प से साल 2 साल इलाज चलता है, 6 महीने इलाज चलता है, कई बार 3 महीने इलाज के बाद ही ठीक हो जाते हैं, और कई बार वर्षों तक इलाज चलता रहता है। 4 साल 5 साल इलाज चलने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, तो ये समस्या काफ़ी गंभीर होती है। तो कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों के स्वस्थ शिशु उत्पन्न करने में सहायता की जाती है, परंतु कुछ रोगों का उपचार नहीं हो पाता है। कुछ रोगों का उपचार नहीं हो पाता है, ऐसे में जिस उत्कृष्ट तकनीकी द्वारा सहायता की जाती है उसे ही कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, अर्थात जो स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है ऐसे दंपति को पेरेंट्स बनाने के लिए, उसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। जनसंख्या इसीलिए बढ़ रही है कि जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं उनके लिए भी तकनीकी बनाई गई है कि हाँ आप भी संतान का सुख ले। अब जिन संतान जो पैदा कर पा रहे हैं वो इतना ज़्यादा संतान का सुख ले रहे हैं कि संख्या दर पर दर बढ़ती चली जा रही है। तो समस्या आपको ये समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं इसके लिए विभिन्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और इस पर आधारित एक मूवी भी बनाई गई है, वो है अक्षय जी की गुड न्यूज, जिसमें इस समस्या को दिखाया गया है। हालांकि वो कॉमेडी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन ये समस्या काफ़ी गंभीर होती है, और जिनके साथ होती है उन्हें ही पता होता है कि ये समस्या कितनी अधिक गंभीर है, या वो पेरेंट्स जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते 10-15 साल तक, उनके ऊपर क्या बीतती है या क्या समस्या उनके ऊपर होती है, वो वही समझ सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आ चुकी है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। अब कुछ निम्नलिखित सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं जिन पर हम लोग अब बात करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, अर्थात इसमें स्पर्म को इंटर किया जाएगा। इन सब पर अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और दूसरा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, ZIFT, IUI। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अर्थात ICSI। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात IVF। नेक्स्ट है होस्ट मदरिंग, अर्थात सैरोगेट मदर। तो इन सब पर अब हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, चूंकि ये चैप्टर अब इस टॉपिक के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 अर्थात पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 3 अर्थात मानव में जनन, और चैप्टर नंबर 4 अर्थात जनन स्वास्थ्य। चूंकि ये यूनिट अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। तो अब इन 3 चैप्टर्स की हम बारी बारी से
जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। फिर जो दूसरी यूनिट है अर्थात अनुवांशिकी, उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं कि बारी बारी से इन 6 तकनीकियों को पढ़ लेते हैं, और इसके लिए आपको हम ले चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो चलिए हम बारी बारी से ATR के विभिन्न विधियों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी विधि है वो है अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन अर्थात इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, अथवा इसको शॉर्ट फॉर्म में IUI भी कहते हैं। और इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं, अर्थात शुक्राणुओं की संख्या जब कम होती है या कम शुक्राणु सक्रिय होते हैं तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस अवस्था में प्रयोगशाला में ही पति के वीर्य से शुक्राणु को पृथक कर कृत्रिम रूप से स्त्री के यौन या गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। इसे कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीकी अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक AIT भी कहते हैं। तो आई थिंक पहला जो है वो आपको समझ आ चुका है, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। इसका इस्तेमाल उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं, और लैब में ही शुक्राणु को क्या किया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, और इसके बाद कृत्रिम रूप से उसको गर्भाशय या योनि में पहुंचाया जाता है। चलिए इसके डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, डायग्राम मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो डायग्राम में अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले स्पर्म को यहाँ पर सेपरेट कर लिया गया है, वास्ट स्पर्म है, और ये सेपरेट जो स्पर्म्स होते हैं उनको कैथेटर के माध्यम से गर्भाशय में इंसर्ट करवा दिया गया है। अब इसके आगे ये फैलोपियन ट्यूब का मार्ग जा सकते हैं आराम से गति करते हुए। तो चूँकि संख्या इनकी कम है और यहीं पर बहुत सारे जो होते हैं शुक्राणु वो मर जाते हैं, तो ऐसे में जब संख्या बहुत कम थी तो कम ही शुक्राणु हैं, उसमें से बहुत सारे शुक्राणु मर भी जाएंगे, तो क्या कहते हैं आगे प्रोसेस नहीं चल पाती। इसलिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें शुक्राणुओं को डायरेक्ट जो है वो गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है, जिससे आगे का जो सफ़र है या आगे का रास्ता जो है वो स्पर्म खुद तय करता है। सिर्फ कृत्रिम रूप से यहाँ तक स्पर्म को पहुँचाया जाता है। तो अगली विधि देख लेते हैं। अगली विधि है युग्मनज अंडवाहिनी स्थानांतरण। युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको ZIFT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो प्रयोगशाला में निषेचित किए गए युग्मनज को 24 घंटे के पश्चात या 8 सेल वाली ब्लास्टोपोर की अवस्था में स्त्री के अंडवाहिनी में लेप्रोस्कोप द्वारा अग्रिम परिवर्धन के लिए स्थानांतरित किया जाता है। एक बार पुनः समझा देते हैं। इस विधि का नाम है या ये टेक्निक है युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, अर्थात इसमें प्रयोगशाला में निषेचित जो युग्मनज है स्पर्म और ओवा को प्रयोगशाला में ही आपस में फ्यूज कराया जाता है, जिससे 2N का जो इस जाइगोट बनता है उसको आगे चल करके या तो 24 घंटे पश्चात या तो जब वो 8 कोकर पुटी या 8 ब्लास्टोपोर की अवस्था में आ जाता है तब उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसके बाद वो 16 कोकर पुटी वाली अवस्था में पहुंचेगा। इसके बाद मारूला स्टेज को बोलते हैं, तब वो गर्भाशय में स्वतः चल के आएगा। इसे डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। तो विथ जिप्ट स्पर्म एंड eggs are placed in a fallopian tube to allow fertilization in the natural site. The woman must have at least one normal open fallopian tube. चूँकि ऐसी अवस्था में मतलब ये तभी कंडीशन होती है जब फैलोपियन ट्यूब कोई ना कोई खुली ज़रूर हो, जिससे आगे जो है वो जाइगोट चल सके। तो इसमें स्पर्म और ओवा को फिर से समझा देते हैं। स्पर्म और ओवा को प्रयोगशाला में फ्यूज करा लिया जाता है और वो बन जाता है जाइगोट। अब जाइगोट चूँकि 24 घंटे बाद डिवीज़न स्टार्ट करता है, रैपिड डिवीज़न स्टार्ट करता है, जिसे क्या कहते हैं ग्रेट क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं क्लीवेज कहते हैं। बहुत अच्छा। और क्लीवेज स्टार्ट करता है तभी इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या 8 कोकर पुटी स्टेज में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ पर
फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बाई डायग्राम समझते हैं। तो इसमें देखिए स्पर्म और एग्स को क्या कर दिया गया है, बाहर ले लिया गया है और इसके बाद इनको आपस में फ्यूज कराया गया है और फ्यूजन के बाद यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया गया है। ये फिगर जो है वो GIFT अर्थात गैमीट ट्रांसफ़र का है, लेकिन आप इसके द्वारा इसे भी समझ सकते हैं चूँकि इसमें गैमीट को दिखाया गया है। स्पर्म और ओवा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्पर्म और ओवा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जबकि ZIFT में क्या होगा ट्रांसफ़र, जाइगोट ट्रांसफ़र होगा अर्थात फ्यूजन यहीं पर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण अर्थात गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और GIFT। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मेल गैमीट है स्पर्म और जो फीमेल गैमीट है ओवा उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना सकती परंतु निषेचन एवं आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं, अर्थात इनमें खुद का अंडा नहीं बनता है इसलिए बाहर से किसी दूसरी स्त्री का अंडा इनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें एक दाता स्त्री से अंडाणु को लेकर उस स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात एक जो दाता स्त्री है अर्थात उससे लिया गया डोनर बोल सकते हैं, वो डोनर क्या करती है अपनी एग को दे देती है और यहाँ जो पति है वो अपने स्पर्म को दे देता है। तो डोनर का ओवा, बात समझिएगा, इसमें ये स्त्री सिर्फ क्या करेगी, आगे का जो डेवलप है एम्ब्रियो का डेवलप इसके अंदर होगा, ये बेबी बर्थ करेगी लेकिन इसका अंडाणु नहीं सम्मिलित होगा, सम्मिलित होगा तो इसके पति का स्पर्म सम्मिलित होगा। इस प्रक्रिया को आप डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं स्पर्म और ओवा जो हैं उनको ऐसी स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एम्पुला स्थमस जंक्शन पर, जिससे इन दोनों का मिलन हो जाता है और इसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। अब समझने वाली बात है कि जो इसमें ओवा है वो डोनर फीमेल का है और जो स्पर्म है वो उसके पति का हो सकता है, बाकी इस स्त्री का ओवा इसमें सम्मिलित नहीं होता है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है तीसरी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण अर्थात इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे शॉर्ट फॉर्म में ICSI कहा जाता है। तो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की इस प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में निक्षेपित कर दिया जाता है, अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, अंतःक्षेपित कर दिया जाता है अर्थात इंजेक्ट कर दिया जाता है। समझने की बात है कि जो शुक्राणु है, चूँकि हम लोगों ने पूरी प्रोसेस पढ़ी हुई फर्टिलाइजेशन की, तो शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर जाते थे और इसके बाद एक जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश करता था और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जा रहा है स्पर्म को ओवा के भीतर। तो यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणु के अभाव, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता, अंडाणु की बाह्य परत जोना पेलिसुडा के भेदने में अक्षम, चूँकि हो सकता है ऐसे शुक्राणु हों जो जोना पेलिसुडा को भेद नहीं पाते तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और अगला कारण है असामान्य आकार के शुक्राणु जैसी स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। इस तकनीकी के उपयोग से प्रथम बच्चे का जन्म 1992 में हुआ था। स्त्री की आयु तथा स्थानांतरित की गुणवत्ता के आधार पर इसमें गर्भधारण लगभग 10 से 30% होती है और इसे हम समझ सकते हैं ऐसे कि ये है ओवा, ये ओवा है, ऐसे समझ लीजिए, और ये एग साइटोप्लाज्म है और ये इंजेक्शन किया जा रहा है नीडल के द्वारा, किसको, ये है स्पर्म। ये तब किया जाता है, हमने आपको बताया, जब पति का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है तो उसके स्पर्म को प्रयोगशाला में अलग कर लिया जाता है। अब चूँकि जब वेजाइनल मार्ग में जाते हैं तो बहुत सारे डाई कर जाते थे, अब यहाँ चूँकि ऐसे ही प्रवेश करवाना है तो इसमें डाई करने के चांसेस नहीं हैं, अर्थात मरेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे, तो जो स्पर्म है वो ओवा में प्रवेश। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अंतःपात्रे निषेचन अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF भी कहते हैं। यह तकनीकी
उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता, अर्थात गर्भधारण उनमें बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इसमें ये प्राथमिक बांझपन था, हमने आपको बताया था, जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में किया जाता है। फिर निषेचित अंडे की 32 कोष की अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं, अर्थात जब इसका इम्प्लांटेशन होने वाला होता है तो उस अवस्था में इसे गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। गर्भ अवधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस विधि को अंतःपात्र निषेचन, IVF या भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। इस तकनीकी को परखनीली शिशु भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी करके ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको यही लिखना होगा। और आगे बात करें तो विश्व में सबसे पहली जो परखनली शिशु का जन्म स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स ने नामक वैज्ञानिकों के प्रयास द्वारा 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन के ओलग्न शहर में हुआ था। यह शिशु एक लड़की थी जिसे ल्यूसी जॉय ब्राउन नाम दिया गया तथा भारत में सर्वप्रथम परखनली शिशु का जन्म डॉक्टर सुभाष मुखर्जी द्वारा 3 अक्टूबर 1978 में कोलकाता में हुआ, जिसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल रखा गया। तो ये था इसका इतिहास। आगे बात करें तो परखनली शिशु की सफलता की दर 20 से 40% होती है। यह भी दंपति की उम्र तथा जनन क्षमता पर निर्भर करता है। गर्भधारण की अधिक प्रतिशतता के लिए तकनीक में निरंतर सुधार किया जा रहा है तथा गर्भधारण को धीरे धीरे सुगम बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आइए समझ लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ निडिल के माध्यम से ओवा को सेपरेट कर लिया जाता है। तो ओवा को सेपरेट कर लिया गया और इधर क्या कर लिया जाता है, स्पर्म को सेपरेट कर लिया जाता है और प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद स्पर्म और ओवा को आपस में क्या कराते हैं, फ्यूज कराते हैं, जिसमें एग का फर्टिलाइजेशन होता है। इसके 24 घंटे बाद विदलन से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही कोशिकाएं बनती रहेंगी और जब इस स्टेज में आ जाएगा तो इसे क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ पर, फीमेल के गर्भाशय में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ ये रोपित हो जाता है और इसके आगे की प्रक्रिया जो होती है वो उस स्त्री में होती है और इसके बाद वो नॉर्मल शिशु को जन्म देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्या है, परपोषी मातृत्व अर्थात होस्ट मदरिंग या सरोगेट मदर। अब इसकी बात करें तो इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर ये उनके लिए है जिनमें गर्भपात हो जाता है, अर्थात भ्रूण रुकता तो है लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है और जल्द ही क्या हो जाता है, स्वतः गर्भपात हो जाता है, उनमें इसको अप्लाई किया जाता है। इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर एक अन्य स्त्री अर्थात दात्रे माता, जिसको फोस्टर मदर कहते हैं, में आरोपित कर दिया जाता है। धात्री माता में यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित रहता है, डेवलप करता रहता है। इसके पश्चात भ्रूण को पुनः मूल माता में अथवा अन्य किसी स्त्री में आरोपित कर दिया जाता है। इस तकनीकी का उपयोग उन स्त्रियों में लाभदायक है जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है परंतु भ्रूण का परिवर्धन या डेवलप नहीं हो पाता है भ्रूण। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए ये है दंपति और इन दंपति में से इनका जो ओवा है और जो इनका स्पर्म है वो आपस में फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाता है। अब चूँकि ये फीमेल जो है वो एक प्रकार से आगे बच्चे का, इसकी गर्भाशय में आगे बच्चे का विकास नहीं होता है, इसलिए इस एम्ब्रियो को क्या करते हैं, दूसरी जो एक लेडी है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके बाद ये लेडी बर्थ करती है बेबी को और वो बेबी कौन ले लेता है, ये लोग ले लेते हैं। इस तरह इनके पास भी संतान हो जाती है। तो आई थिंक ये 6 की 6 विधियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और हमने पूरा प्रयास किया है समझने का। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके पुनः एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ चुकी होगी। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ में बायोलॉजी का कंप्लीट
जो सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ वीडियो क्वालिटी के साथ साथ में नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यूं ही मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू।